सो होपफुली आप सबको जो पहला टॉपिक था लोकल एनेस्थेटिक का, है ना, रिकैप ऑन लोकल एनेस्थेटिक समझ में आया होगा। सो इसी यूनिट के सेकेंड टॉपिक पे डिस्कस करते हैं हम, है ना। क्विक रिकैप ऑन हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। बेसिकली हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। लेट्स स्टार्ट। बेसिकली डायबिटीज मेलाइटस है क्या, एक क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ना। क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, बेसिकली हाइपरग्लाइसेमिया होता है। ऐसी कंडीशन जिसमें बॉडी का जो ब्लड शुगर लेवल है हमारी बॉडी में वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फर्दर वो सारी दवाएं, है ना, जो ट्रीटमेंट में यूज होती हैं डायबिटीज की, दोज एजेंट्स विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज आर कॉल्ड एज एंटी डायबिटिक एजेंट्स। अब एंटी डायबिटिक एजेंट्स भी दो टाइप्स के होते हैं बेसिकली। एक होता है इंसुलिन एड्स प्रिपरेशन, है ना, इंसुलिन जो कि बेसिकली आपका क्या कहते हैं, डायरेक्टली इंजेक्ट किए जाते हैं विद इन द बॉडी। और दूसरे होते हैं आपके ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, जो कि डिपेंड करते हैं कंडीशंस में किस टाइप ऑफ डायबिटीज है ना, उसके बेसिस पे ये दोनों कैटेगरीज या दोनों टाइप ऑफ ड्रग्स डिजाइन किए गए हैं। जैसे डायबिटीज, जैसे आप सबको पता है, मेनली या मेजरली दो टाइप्स के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। और भी होते हैं बट मेजरली अगर बात करें तो दो टाइप्स के, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 को हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ऐसा डायबिटीज मेलाइटस जो डिपेंड करता है इंसुलिन पे। अगर इंसुलिन इंजेक्ट ना किया जाए तो इस डायबिटीज मेलाइटस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, काबू में नहीं रखा जा सकता। इसलिए वर्ड यूज किया गया इंसुलिन डिपेंडेंट, वो डायबिटीज मेलाइटस जो इंसुलिन पे डिपेंड करे, है ना। और दूसरा है टाइप 2, डेट इज जिसे कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ऐसा डायबिटीज मेलाइटस जिसमें बिना इंसुलिन इंजेक्ट किए भी काम हो सकता है ना, बाई आइदर बाई डाइट्स और डिफरेंट योगाज एंड एक्सरसाइजेज, योगा या एक्सरसाइज करके, हेल्दी लाइफस्टाइल, आपके लाइफस्टाइल को सुधार के, है ना, थोड़ा एक्टिव लाइफस्टाइल रख के, डाइट्स को कंट्रोल करके, या फिर अदर ऑप्शंस जो कि इसमें मेंशन किया हमने, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक। अगर बहुत ज्यादा क्रिटिकल या सीवियर कंडीशन है तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। और उससे भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हुई जो कि रेयरली होता है ना, रेयरली यूज किया जाता है क्या, जिसमें इंसुलिन दिया जाता है ना। जबकि टाइप 1 में आपके इंसुलिन के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर टाइप 1 का पेशेंट है ना, जैसे आप टाइप 1 के पेशेंट्स को जनरली देखोगे क्या होते हैं, वो बेसिकली थिन होते हैं, स्किनी पेशेंट्स होते हैं, है ना। जबकि टाइप 2 के जो पेशेंट्स होते हैं वो अक्सर आपको ओबीज पेशेंट्स मिलेंगे, चबी, ओबिसिटी, जो ओवरवेट के पेशेंट्स होंगे जिनका लाइफस्टाइल बहुत ही इनएक्टिव होगा। इस टाइप ऑफ पेशेंट्स जो होते हैं वो टाइप 2 के होते हैं, जिनको ट्रीट किया जाता है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट से। नेक्स्ट कॉजेज है, और इस टाइप डायबिटीज के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। पहला कॉज है डिफेक्ट्स इन इंसुलिन फॉर्मेशन, सिक्रीशन एंड एक्शन। अगर आपकी बॉडी में सही तरीके से किसी भी कारणवश इंसुलिन नहीं बन पा रहा है, सिक्रीट नहीं हो पा रहा है, या वो इंसुलिन जो सिक्रीट हुआ है या बना भी है फिर भी अपना प्रॉपरली एक्शन शो नहीं कर पा रहा है, अगर ऐसा कोई कंडीशन है तो क्या होगा, आपका डायबिटीज होगा। नेक्स्ट है आपका वन ऑफ द मेजर कॉज है ओबिसिटी एंड इनएक्टिव लाइफस्टाइल। अगर पर्सन ओबीज है ना, उस और इनएक्टिव लाइफस्टाइल है, अगर डेली एक्सरसाइजेज नहीं करता, योगास नहीं करता, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड खाता है, तो उस पर्सन का क्या होगा, अल्टीमेटली बीएमआई बढ़ जाएगा, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स, है ना, या बॉडी मास इंडेक्स जिसे आप कहते हैं, वो बढ़ जाएगा। अब जो बढ़ जाएगा उस पर्सन का, तो पेशेंट जनरली लीड टू उसका अल्टीमेटली क्या होगा, उससे डायबिटीज हो जाएगी। नेक्स्ट फैमिली हिस्ट्री भी एक कहा गया अननोन, फैमिली हिस्ट्री भी एक कारण माना गया है डायबिटीज का, है ना। नेक्स्ट जैसे अभी मैंने बताया एक्सेसिव डाइट ऑफ ग्लूकोज, ऐसा खाना आप कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट बहुत अधिक है, तो आपको क्या हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है। नेक्स्ट डायबिटीज के सिम्टम्स की बात करें, अगर डायबिटीज के सिम्टम्स की बात करें तो पहला सिम्टम है पोलीडिप्सिया, एक्सेसिव थर्स्ट, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है डायबिटीज के मरीजों को। नेक्स्ट है पोलीफेजिया, पोलीफेजिया में क्या होता है, डायबिटीज के पेशेंट्स को हंगर भी, बहुत अधिक भूख लगती है ना। और क्योंकि एक्सेसिव थर्स्ट है, एक्सेसिव हंगर है, तो पोलीयूरिया भी होगा, डेट इज एक्सेसिव यूरिनेशन भी होगा, जो कि वन ऑफ द ये तीनों क्या है, बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है जो डायबिटीज के पेशेंट्स में अक्सर आपको दिखते हैं।
नेक्स्ट है आपका क्या है, इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशन। तो इंसुलिन और उसके प्रिपरेशंस की बात हो रही, ये है आपका इंसुलिन का स्ट्रक्चर, है ना। जैसे इंसुलिन के स्ट्रक्चर्स में आप देखोगे, बेसिकली बेसिकली क्या है, दो चेन से बने हुए हैं। एक 21 कार्बन का चेन है और दूसरा क्या है, सॉरी, एक 21 अमाइनो एसिड्स का चेन है और दूसरा क्या है, 30 अमाइनो एसिड्स का चेन है। और टर्मिनल पोजिशन पे आपको दोनों चेन में क्या दिखेगा, NH2 दिखेगा और COH दिखेगा, है ना। तो बेसिकली क्या है, अमाइनो एसिड्स है। अमाइनो एसिड्स में क्या होता है, एक अमाइनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है। तो ये अमाइनो और कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप्स क्या है, बीच में कनेक्टेड है थ्रू नंबर ऑफ अदर अमाइनो एसिड्स, है ना। जैसे ए चेन में क्या है, 21 अमाइनो एसिड और बी चेन में क्या है, 30 अमाइनो एसिड्स। तो ये बेसिकली क्या है, एक पेप्टाइडिक हॉर्मोन्स है जो कि दो चेन से बने हुए, चेन और चेन बी। नेक्स्ट चेन ए में क्या होता है, बेसिकली आपको जैसे दिख रहा है फिगर में, 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं, है ना। और चेन बी में क्या होता है, 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो बेसिकली अगर आपको स्ट्रक्चर याद करना है, इंसुलिन का ड्रॉ करना है, तो आपको क्या करना है, बस ऊपर दो चेन्स बनाने, जिसमें एक चेन में क्या होगा, बेसिकली 21 अमाइनो एसिड्स होंगे, 21 सर्कल्स बेसिकली आप ड्रॉ कर सकते हैं। और चेन बी होगा जिसमें 30 सर्कल्स, बेसिकली 30 अमाइनो एसिड्स हैं। और जिसमें आपको याद भी क्या चीजें करनी है, बस 7th अमाइनो एसिड्स में क्या है आपका, सिस्टीन है, आपको ये याद करना पड़ेगा, है ना। 6th अमाइनो एसिड से जिसमें भी सिस्टीन ही है, आपको ये याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको 6, 7, उसके बाद आपको याद करने पड़ेगा 11th अमाइनो एसिड जिसमें भी सिस्टीन ही है, 6, 7, 11, उसके बाद 20 अमाइनो एसिड्स ए चेन में जिसमें भी सिस्टीन ही है। तो आपको याद करना है 6, 7, 11 और 20 अमाइनो एसिड्स ए चेन में है। दूसरा आपको याद करना है 7th अमाइनो एसिड्स, वो भी सिस्टीन ही है, और 19 अमाइनो एसिड वो भी सिस्टीन है। तो आपको याद करना है 6, 7, 11, 20 और उसके बाद 7 और 19। नेक्स्ट आपको क्या देखना है, 6 और 11 अमाइनो एसिड जो था चेन ए में, उसके बीच में क्या है, एक डाइसल्फाइड का लिंकेज बना हुआ है, दो सल्फर लगे हुए, है ना, लिंकेज है, कनेक्शन से। और आपको ये क्या याद करना है यहाँ पे, उसके बाद 7th अमाइनो एसिड्स हैं, है ना, आइदर वो चेन ए हो और चेन बी, दोनों के 7th अमाइनो एसिड्स में क्या है, एक बाइसल्फाइड लिंकेज है सल्फर का, है ना। और उसके बाद ए चेन के 20th अमाइनो एसिड जो हमने कहा था याद करना, सिस्टीन ही है। और बी चेन के क्या है, 19th अमाइनो एसिड जो कि सिस्टीन है, उसके बीच में भी एक बाइसल्फाइड लिंकेज है। तो नेक्स्ट पॉइंट भी आपका यही है कि क्या होता है, चेन्स आर अटैच्ड बाय टू बाइसल्फाइड लिंकेज। जो ए चेन और बी चेन है क्या है, ये दो बाइसल्फाइड लिंकेज से अटैच्ड हैं। और एक ए चेन में ही एक डाइसल्फाइड कनेक्शन या डाइसल्फाइड लिंकेज है जो कि शॉर्टेस्ट ए चेन में है, 6th अमाइनो एसिड और 11th अमाइनो एसिड के बीच में। नेक्स्ट क्या कहा गया, इट वाज डिस्कवर्ड बाय बेंटिंग एंड बेस्ट इन 1921। बेंटिंग एंड बेस्ट ने इसको 1921 में डिस्कवर किया था। नेक्स्ट आपके एग्जाम में पूछा गया है इंसुलिन के बारे में, तो आपको इंसुलिन के बारे में लिखना है, तो आपको इंसुलिन का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद आपको इंसुलिन के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद वही 3 पॉइंट्स जो एक्सप्लेन किए वो करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलिन भी लिखना पड़ेगा। अब 7 नंबर का पूछा है तो सिर्फ इंसुलिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके तो होगा नहीं, तो उसमें क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस इंसुलिन में क्या है, पहला शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, ये आपको नाम याद करने पड़ेंगे, रेगुलर इंसुलिन, लिस्प्रो इंसुलिन, इंसुलिन जिंक या इंसुलिन स्पार्ट। नेक्स्ट है आपका इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन जिसमें क्या है आपका इजोफेन है, लेंटे है, बाइफेजिक इंसुलिन स्पार्ट है। और नेक्स्ट है आपका लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जिसमें क्या है आपका प्रोटामिन जिंक है, अल्ट्रा लेंटे है, इंसुलिन ग्लार्जिन है और इंसुलिन डेटरमीर है। नेक्स्ट आपको छोटा छोटा तीनों टाइप ऑफ इंसुलिन के एक एक एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेंगे, है ना। जैसे कि पहला शॉर्ट एक्टिंग में आपका क्या था, रेगुलर इंसुलिन। रेगुलर इंसुलिन जिसे कि न्यूट्रल या सॉल्युबल इंसुलिन भी कहा गया, एक है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन होता है जिसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना, 0.5 से 1 घंटे का होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। नेक्स्ट है आपका इजोफेन इंसुलिन। इंजोफेन इंसुलिन जिसको कहा गया है न्यूट्रल प्रोटामिन हैगेड्रॉन एनपीएच इंसुलिन, जिसका क्या है आपका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना है, 18 से 24 घंटे, इसीलिए इसको कहा गया इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, जो कि मिला किससे बना होता है, जिंक, प्रोटामिन और रेगुलर इंसुलिन से। नेक्स्ट है आपका इंसुलिन ग्लार्जिन। इंसुलिन ग्लार्जिन किससे बना हुआ होता है, ऑब्टेन्ड बाय एडिशन ऑफ 2 आर्जिनिन रेजिड्यू इन
बी चेन कार्बोक्सी टर्मिनल, तो जो बी चेन था 30 अमाइनो एसिड का, उसकी कार्बोक्सी टर्मिनल की जगह पे की साइड पे क्या करेंगे, दो अर्जिनिन रेजिड्यू और ऐड कर देंगे, है ना। और क्या कर देंगे, साथ ही साथ रिप्लेसमेंट ऑफ एस्पार्जिन विथ ग्लाइसिन A21 पोजिशन, और ए चेन का जो 21st अमाइनो एसिड था, जो लास्ट टर्मिनल पोजिशन पे अमाइनो एसिड था ए चेन का, जो लास्ट वाला, वो क्या था, ग्लाइसिन था। तो उस ग्लाइसिन की जगह पे क्या कर देंगे, एस्पार्जिन ऐड कर देंगे, तो इंसुलिन ग्लार्जिन बन जाएगा। तो बेसिकली दो दो चेंजेस हैं, एक कार्बोक्सी टर्मिनल के बी चेन में, है ना, बी चेन के कार्बोक्सी टर्मिनल में दो अर्जिनिन रेजिड्यू एडिशन करना है, और दूसरा ए चेन के जो 21 अमाइनो एसिड है वहां पे ग्लाइसिन की जगह पे एस्पार्जिन, ये चेंजेस करेंगे तो आपका इंसुलिन ग्लार्जिन बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका एस ऑफ इंसुलिन। एस ऑफ इंसुलिन में क्या चीजें हैं आपकी, बेसिकली एस ऑफ इंसुलिन में क्या है, पहला पॉइंट है, देयर इज ए डेफिनेटिव रिलेशनशिप बिटवीन कंफर्मेशन ऑफ इंसुलिन मॉलिक्यूल इन एक्टिविटी। जो इंसुलिन का 3D कंफर्मेशन है या अरेंजमेंट है अमाइनो एसिड्स का, उसका क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है उसकी एक्टिविटी से। अगर उसके कंफर्मेशन में, अरेंजमेंट में, अमाइनो एसिड की सीक्वेंसिंग में बहुत ज्यादा चेंजेस किए गए, है ना, जो डेफिनेटिव चेंजेस, कुछ चेंजेस बताए गए जिन पॉइंट्स में, उन पॉइंट्स के अलावा कुछ चेंजेस अगर किया जाता है, तो उसकी एक्टिविटी क्या होगी, घट जाएगी। एनी अटेम्प्ट टू चेंज इट्स कंफर्मेशन लीड्स टू डिक्रीज इन एक्टिविटी। नेक्स्ट है आपका डिस्टर्बेंस इन सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन चेन ए रिड्यूसेस द एक्टिविटी। चेन ए में जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है, अमाइनो एसिड फर्स्ट से लेके अमाइनो एसिड 21st तक का जो सीक्वेंसिंग है, अमाइनो एसिड्स का अरेंजमेंट है, अगर उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस करते हैं आप, तो उससे क्या होगा, है ना, आपकी एक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, घट जाएगी। जबकि, है ना, चेन बी में आप अमाइनो एसिड फर्स्ट से लेके 6 तक, फ्रॉम 1 to 6, और अमाइनो एसिड 28 and 30, इन सबको आप चेंज कर से इन सबको आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो चेन बी से, है ना। अमाइनो एसिड फर्स्ट से लेकर 6 तक, 28 और 30 को रिमूव कर सकते हो चेन बी से। इससे एक्टिविटी में कोई भी फर्क नहीं आएगा, कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज इफेक्ट नहीं होगा एक्टिविटी से। नेक्स्ट है आपका एनी मॉडिफिकेशन ऑफ टायरोसिन रेजिड्यू। अब इन दोनों चेन में जो भी टायरोसिन अमाइनो एसिड लगा है, TYR लिखा हुआ होगा, उस ग्रुप में अगर किसी भी प्रकार का चेंज करते हैं, उन अमाइनो एसिड्स के साथ कोई भी छेड़छाड़ करते हैं, छेड़खानी करते हैं, तो उससे क्या होगा, एक्टिविटी घट जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है एनी मॉडिफिकेशन ऑफ साइड चेन कॉमा कार्बोक्सिल ग्रुप अगेन लीड्स टू डिक्रीज इन एक्टिविटी। साइड चेन में किसी भी प्रकार का चेंज करो, डेट इज कार्बोक्सिल ग्रुप जो COH लगा है, उसके साथ किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन, उस COH ग्रुप से किसी भी प्रकार की छेड़खानी की गई, तो एक्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये बेसिक 4 पॉइंट्स है, छोटे छोटे 4 पॉइंट्स हैं, जिससे आप, जो कि SAR समराइज करता। पहला पॉइंट था कि आप सिक्वेंसिंग या कंफर्मेशन जो भी होंगे अमाइनो एसिड्स की, उनको चेंज नहीं कर सकते। अगर सीक्वेंस कंफर्मेशन इंसुलिन मॉलिक्यूल का चेंज किया तो एक्टिविटी घटेगी। नेक्स्ट था आपका ए चेन की किसी भी अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंसिंग में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते, अगर करते हो तो एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। उसके साथ साथ क्या था, बी चेन के अमाइनो एसिड 1 से 6 और 20 और 30 को ही आप रिमूव कर सकते हो। उसके अलावा किसी भी अमाइनो एसिड के साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी, किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस, उससे क्या होगा, सिग्निफिकेंट आप उसके अलावा किसी से भी चेंजेस करोगे, आप कुछ भी चेंज करोगे, तो एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका जहां पे भी टायरोसिन ए चेन हो इधर या बी चेन हो, कहीं पे भी टायरोसिन लगा हुआ होगा, तो उस TYR जहां पे लिखा होगा उसको नहीं छेड़ना है। अगर उसको छेड़ते हो तो उससे एक्टिविटी घटेगी। और चौथा पॉइंट क्या था, जो COH ग्रुप लगा हुआ होगा टर्मिनल पोजिशन पे, है ना, ए चेन हो या बी चेन, उस COH ग्रुप को छेड़छाड़ नहीं करना। उससे भी अगर आप कुछ चेंजेस करते हो COH ग्रुप में, तो इससे भी एक्टिविटी आपकी रिड्यूस होगी। नेक्स्ट है आपका ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, है ना, वो दवाएं जो क्या करते हैं बेसिकली, अभी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, वो दवाएं जो क्या करता है बेसिकली, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस को ट्रीट करता है और ओरली दिया जाता है, उसको कहते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की बात करेंगे, तो पहला कैटेगरी होता है सल्फोनिल यूरिया, वन ऑफ द मेजर कैटेगरी, और नाम भी डिराइव किया गया यूरिया से। यूरिया का स्ट्रक्चर हमें जैसे पता है, क्या होता है, NH NH2CO NH2, है ना, तो उसी NH2CO NH2 से डिराइव्ड है ये स्ट्रक्चर।
और जिसमें सल्फोनिल ग्रुप SO2 ग्रुप अटैच है, इसलिए इसका नाम है सल्फोनिल यूरिया। तो बेसिक स्ट्रक्चर सल्फोनिल यूरिया का क्या होगा, SO2 NH C डबल बॉन्ड O NH2। अब उसी NH2 की जगह पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके अल्काइल ग्रुप लग जाता है ना। और फर्दर सल्फोनिल साइड से क्या होगा, एक एरोमेटिक रिंग बेंजीन रिंग, और जिसके पैरा पोजीशन पे, जहां से सल्फोनिल ग्रुप अटैच है उसके जस्ट पैरा पोजीशन पे एक एक्स आपका सब्स्टिट्यूएंट लग जाएगा, एक और सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा। ये है आपका जनरल स्ट्रक्चर सल्फोनिल यूरिया का। अब सल्फोनिल यूरिया में भी दो जनरेशन हैं, फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन का स्ट्रक्चर नाम देखोगे, एग्जाम्पल क्या है, टॉलब्यूटामाइड और क्लोरोप्रोपामाइड। टॉलब्यूटामाइड जैसा कि नाम है, टॉलुइन और ब्यूटामाइड। तो टॉलुइन और ब्यूटामाइड होगा। टॉलुइन कब होगा, जब इस बेंजीन के स्ट्रक्चर में एक CH3 लगाओगे। टॉलुइन का बेसिक स्ट्रक्चर है, सबको पता है ना, सबको पता होना चाहिए। उसके बाद और ब्यूटामाइड है ना। तो ब्यूटामाइड में क्या होगा, बेसिकली एक R सब्स्टिट्यूएंट होगा, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट होगा, जिसमें 4 कार्बन होंगे। तो CH2 का होल 3 है ना, डेट इज CH2 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 और CH3 ग्रुप लगा हो। तो इस टॉलुइन से CH3 आ गया, टॉल से इधर X में क्या लगेगा, CH3 आपको आइडिया लग जाएगा, और R में क्या लगेगा, एक ब्यूटेन लगेगा। नेक्स्ट है आपका क्लोरोप्रोपामाइड। इसमें भी नाम क्लियर है, क्लोरो। यहाँ पे टॉलुइन था तो CH3 था, यहाँ पे क्लोरो है तो Cl होगा X की जगह पे। और यहाँ पे ब्यूटामाइड था तो क्या था, C4H9 डेट इज CH2 का होल 3 CH3 था। तो अब प्रोपामाइड है तो क्या होगा, CH2 का होल, CH2 का होल 2 होगा, सॉरी है ना। CH2 का यहाँ पे क्या होगा, CH2 का होल 2 होगा, CH3 होगा, डेट इज प्रोपेन, है ना, CH2 CH2 CH3। नेक्स्ट आपका सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में क्या है, आपके ग्लिमिपिराइड और ग्लिपिजाइड्स। अब यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत लगेगी, है ना। ग्लिमिपिराइड में क्या है, बेसिकली एक पायरोल रिंग है ना, एक पायरोल है। उस पायरोल में क्या है, कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O और C2H5, C डबल बॉन्ड O के साइड में। उसके बाद CH3 लगा हुआ है ना। और क्या है, C डबल बॉन्ड O। उसके बाद सिंपली यूरिया का स्ट्रक्चर N है, उसके बाद C डबल बॉन्ड O NH CH2 उसके बाद आपका CH2 लगने के बाद ये फर्दर जो आपका सल्फोनिल यूरिया का जनरल स्ट्रक्चर था, है ना। उसके बाद आपका ये अल्काइल सब्सटेंस है, उसके बाद आपका क्या लगेगा, वापस से NH लगेगा, है ना। CH2 के बाद जो लास्ट में CH2 था वहां पे NH लगेगा, फिर C डबल बॉन्ड O NH SO2, उसके बाद बेंजीन रिंग, उसके बाद जो भी आपका, सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है ना, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हम लोग। बेसिकली क्या था, ये एक्स ग्रुप था, है ना। तो ये सारा ग्रुप लगेगा CH2 उसके बाद बेंजीन रिंग लगेगा, उसके बाद आपका ये पूरा, ये बेसिकली ये पूरा ग्रुप लगेगा, है ना। उसके बाद क्या लगेगा, बेंजीन रिंग लगेगा, बेंजीन रिंग के बाद आपका लगेगा SO2 NH C डबल बॉन्ड O NH। और उसके बाद आपका लगेगा सीधे साइक्लोहेक्सिन लगेगा, और यहाँ पे आपका पैरा पोजीशन पे क्या होगा, मिथाइल सब्स्टिट्यूट होगा। तो सॉरी शुरू में हमने थोड़ा सा, है ना, गलत बोल दिया था, इसके लिए ये है। नेक्स्ट आपका ग्लिपिजाइड है। ग्लिपिजाइड में भी बेसिकली आपका ये चीज लगेगी, है ना, एक पायराजिन। क्या है, एक पायराजिन का स्ट्रक्चर है। इस पायराजिन में क्या है, सब्स्टिट्यूशन है मिथाइल का। उसके बाद दूसरे साइड सब्स्टिट्यूशन से CONH का बेसिकली अमाइड है ना। CONH है, उसके बाद आपका क्या है, CH2 उसके बाद आपका फिर से यहाँ पे क्या लगेगा, एक बेंजीन रिंग ड्रॉ करेंगे आप, बेंजीन रिंग होगा, उसके बाद SO2 होगा, NH C डबल बॉन्ड O NH, है ना। और उसके बाद NH के बाद वापस से क्या होगा, NH के बाद आपका फिर से क्या आ जाएगा, साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा, है ना। ये स्ट्रक्चर था आपका सेकेंड जनरेशन का। इसी तरीके से आपको समझना है, थोड़ी सी मेहनत लगेगी सेकेंड जनरेशन सल्फोनिल यूरिया को याद करने में। नेक्स्ट आपका है बाइगुआनाइड। अब बाइगुआनाइड के स्ट्रक्चर्स में क्या है आपका, है ना, कार बेसिकली देखोगे बाइगुआनाइड का स्ट्रक्चर क्या है, दो कार्बन्स हैं जो कि अटैच्ड है NH से,
दो कार्बन है जो कि NH से अटैच्ड है, और जो दो कार्बन थे उसमें क्या है, डबल बॉन्ड NH भी अटैच्ड है दोनों कार्बन में। डबल बॉन्ड NH अटैच्ड है। अब तीन वैलेंसी तो कार्बन की सेटिस्फाई होगी। चौथे वैलेंसी में क्या होगा, फिर से जो बचा हुआ वैलेंसी वहां पे भी एक साइड में NH2 लग जाएगा, दूसरे साइड में भी N है। अब डिपेंड करता है स्ट्रक्चर, N है और N में क्या है, R और R डैश का सब्स्टिट्यूशन। अब डिपेंड करता है R और R डैश का सब्स्टिट्यूशन क्या है ना, उसके अकॉर्डिंग। फर्दर जैसे कि फेनफॉर्मिन है, तो फेनफॉर्मिन में क्या होगा, आर की जगह पे क्या लग जाएगा, CH2 और बेंजीन रिंग है ना। CH2 और एक बेंजीन रिंग लग जाएगा आर में। आर डैश में क्या लग जाएगा, फिर से H लग जाएगा। और मेटफॉर्मिन में क्या लग जाएगा, आर और आर डैश दोनों में क्या लगेगा, CH3। तो आसान सा स्ट्रक्चर, दो कार्बन दैट आर कनेक्टेड बाई NH, two carbons that are connected by well connected by NH, and both the carbons have been attached with C double bond NH and double bond NH, and further जो एक कार्बन की एक वैलेंसी बची वहां पे NH2 लग जाएगा इधर, और दूसरे साइड पे नाइट्रोजन लग जाएगा। अब नाइट्रोजन के साथ दो अल्काइल सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं, R और R डैश। फेनफॉर्मिन है तो CH2 बेंजीन C6H5 है ना, और R डैश में H है। और मेटफॉर्मिन है तो दोनों R और R डैश में क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। नेक्स्ट है थायोजोलिडीन, थायएजोलिडीन डायोन्स। थायएजोलिडीन डायोन्स नाम कैसे पड़ा, थायएजोलिडीन डायोन्स इस रिंग से, है ना। इस रिंग का नाम है थायोएजोलिडीन डायोन्स। थाया ग्रुप है एक एजो ग्रुप है, तो थायोजोलिडीन, और दो कार्बोनिल फंक्शन है तो डायोन्स। तो इसी थायएजोलिडीन डायोन ये रिंग है, इसी का एनालॉग है या डेरिवेटिव है, इसलिए इस सब कैटेगरी का नाम भी थायोजोलिडीन डायोन्स पड़ा है ना। तो इस थायोजोलिडीन डायोन का जनरल स्ट्रक्चर, उसके बाद CH2 है, उसके बाद क्या है, बेंजीन रिंग है, फिर O है, और फिर R होगा। अब R है, R में क्या होगा, अगर पायोग्लिटाजोन है तो CH2, फिर आपका एक पिरिडिन रिंग आ जाएगा, और ये पिरिडिन रिंग भी क्या होगा, यहाँ पे पैरा पोजिशन पे एग्जैक्टली आपका क्या हो जाएगा, C2H5 अटैच है, CH2 CH3 है ना। ये आपका पायोग्लिटाजोन का स्ट्रक्चर है। और नेक्स्ट आपका रोसिग्लिटाजोन है। रोसिग्लिटाजोन में क्या होगा, फिर से आपका सेम है, CH2 जो पहले था वही चीज है, यहाँ पे इतना रिपीटेड है CH2। उसके बाद आपका डायरेक्टली यहाँ पे क्या था, पिरिडिन रिंग था। यहाँ पे पिरिडिन रिंग नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद CH2 के बाद नाइट्रोजन दैट हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय मिथाइल, है ना, नाइट्रोजन जिसमें कि क्या लगा है, CH3 लगा है। इस CH3 के साथ फिर क्या लगेगा, एक बेसिकली पिरिमिडीन रिंग लगेगा, है ना। इस CH3 के साथ क्या लगेगा, एक पिरिमिडीन रिंग लगा है, दो नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग जो कि एडजेसेंट एक कंजुगेटेड पोजीशन में नाइट्रोजन लगे हुए हैं, तो क्या है, पिरिडीन है। अगर पैरा पोजीशन पे दो नाइट्रोजन लगे हुए होते, है ना, तो क्या होता, पायराजीन होता। नेक्स्ट आपका मेग्लिटेनाइड एनालॉग्स है। मेग्लिटेनाइड एनालॉग्स में का एग्जांपल है नेटेग्लिनाइड। ये भी आसान सा स्ट्रक्चर है, थोड़ा बेंजीन रिंग है ना। उसके बाद CH2 CH, और इस CH से अटैच्ड है COH, और दूसरी साइड पे क्या है, यूरिया का पोर्शन आ जाता है, NHCO। उसके बाद साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोहेक्सेन के बाद फिर से CH, और ये क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड है, CH3 और CH3। ये है नेटेग्लिनाइड का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है आपका अल्फा डी ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। अल्फा डी ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर में वोगलीवोज का स्ट्रक्चर है। बेसिकली वोगलीवोज के स्ट्रक्चर्स में क्या है, एक चेयर फॉर्म है साइक्लोहेक्सेन का, है ना। आप नॉर्मल फॉर्म ड्रा करना चाहो तो आप नॉर्मल फॉर्म ड्रा कर सकते हो, है ना। बेसिकली ये क्या है, चेयर फॉर्म है साइक्लोहेक्सेन का, जिसके चेयर फॉर्म से क्या है, जस्ट एक कार्बन, उस साइक्लोहेक्सेन का एक कार्बन पकड़ लेंगे, उस कार्बन से क्या करेंगे, अटैच करेंगे NH, और फिर NH से फिर से एक कार्बन लगाएंगे, और उस कार्बन से अटैच करेंगे CH2OH और CH2OH। इधर भी CH2OH है और इधर भी CH2OH है, और साथ में उसी साइक्लोहेक्सेन रिंग में आप दोबारा से स्टार्ट करेंगे। पहला था ये, अगर इसको पहला मान लेते तो दूसरे नंबर पे OH लग जाएगा, तीसरे पे भी OH लग जाएगा, चौथे पे भी OH लग जाएगा, और पांचवें पे क्या लग जाएगा, CH2OH। तो बेसिकली तीन CH2OH, एक साइक्लोहेक्सेन है, उससे NH अटैच्ड है, NH से आपका अटैच्ड है C कार्बन है बेसिकली, है ना। तीन वैलेंस ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, तो यहाँ पे क्या होगा, CH होगा, और इस CH से क्या है, CH2OH और CH2OH अटैच्ड है। और दूसरे साइड पे काउंट करेंगे, दूसरे पोजीशन पे OH है,
फिर तीसरे पोजीशन पे भी OH है, चौथे पे भी OH है, और पांचवें पे क्या है, CH2OH है। ये है वोगली वोच का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है आपका DPP4 इनिबिटर, डाइपेप्टाइल पेप्टाइडेज 4 इनिबिटर। इसमें क्या है, सीटाग्लिप्टिन का स्ट्रक्चर है ना। नेक्स्ट आपका है सल्फोनाइल यूरिया। अब एक एक कैटेगरी का हम क्या करेंगे, ड्रग डिस्कस करेंगे, मोड ऑफ एक्शन डिस्कस करेंगे, उसके अंडर अगर कोई आपका क्या सिंथेसिस है उस कैटेगरी में, उस सब कैटेगरी में उसको सल्फोनाइल यूरिया का मोड ऑफ एक्शन डिस्कस करना है। सल्फोनाइल यूरिया ड्रग बेसिकली क्या करते हैं, अपने जो भी रिसेप्टार्स होते हैं, है ना, उसके सल्फोनाइल यूरिया के जो भी रिसेप्टार्स होते हैं, बीटा सेल्स, पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स, आपको पता होगा इंसुलिन की सिक्रीशन के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। तो उस पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स में जो सल्फोनाइल यूरिया के रिसेप्टार्स होते हैं, उससे ये सल्फोनाइल यूरिया क्या करते हैं, बाइंड करने के बाद ये क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं एंटी एटीपी सेंसिटिव पोटासियम चैनल्स को। पोटासियम चैनल्स ब्लॉक हो जाते हैं। साथ ही आपके क्या हो जाते हैं, वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। पोटासियम चैनल ब्लॉक हो जाते हैं, कैल्शियम चैनल ओपन होंगे तो क्या होगा, पोटासियम का जो इन्फ्लक्स है वो घट जाएगा और कैल्शियम का इन्फ्लक्स बढ़ जाएगा, है ना। सल्फोनाइल यूरिया रिसेप्टर से बाइंड किया बीटा सेल्स पे, इससे क्या किया, ब्लॉक किया एटीपी सेंसिटिव पोटासियम चैनल को, है ना, एटीपी सेंसिटिव पोटासियम चैनल को ब्लॉक किया। वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल को इन्होंने क्या किया, ओपन किया। वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल ओपन होने के बाद क्या होगा, इन्फ्लक्स पोटासियम का घट जाएगा और कैल्शियम का इन्फ्लक्स बढ़ जाएगा। नेक्स्ट अगर ऐसा होता तो इससे क्या होगा, बेसिकली आपका इंसुलिन का सिक्रीशन जो है बीटा सेल से वो बढ़ जाएगा। बेसिकली ये यूज किस में आते हैं, गिवन ओरली इन ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस की ट्रीटमेंट में ओरली इसको इन कैटेगरीज की दवाओं को लिया जाता है। सल्फोनाइल यूरिया इधर वो टॉल ब्यूटामाइड हो, है ना, तो अब टॉल ब्यूटामाइड या फिर ग्लाइबिन क्लेमाइड या फिर क्लोरप्रोपामाइड, इन सब की पूछी जाए मोड ऑफ एक्शन तो आप यही लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका सिंथेसिस ऑफ टॉल ब्यूटामाइड, जो कि वन ऑफ द बहुत पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो अगर सिंथेसिस की बात करेंगे तो दो सिंथेसिस हम इसमें आपको दो टाइप ऑफ टॉल ब्यूटामाइड के सिंथेसिस दिखाएंगे। एक वन स्टेप का होगा, है ना, लेकिन थोड़ा समझने में हो सकता है कॉम्प्लेक्स हो। दूसरा क्या है, मल्टीपल स्टेप से लेकिन समझने में इजी है। जैसे टोल्यूइन का स्ट्रक्चर है, टोल्यूइन के स्ट्रक्चर को हमने क्या किया, क्लोरोसल्फोनिक एसिड ClSO3H से रिएक्ट कराया हमने, है ना। तो इस क्लोरोसल्फोनिक एसिड को हमने ब्रेक करके भी यहाँ पे दिखाया, तो इसका OH और इसका H मिलके क्या करेगा, H2O बना के निकल जाएगा। H2O बना के निकलेगा तो क्या बनेगा, आपका बचा हुआ जो भी है यहाँ पे SO2, बचा हुआ SO2Cl है जो डायरेक्टली अटैच हो जाएगा इसी पोजीशन पे, है ना। तो क्या बनेगा आपका पैराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड। अभी पैराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड का फिर से ये जो Cl है इसका क्या होगा, अमोनिया से NH3 से रिएक्ट कराएंगे इसको, ठीक है। तो क्या होगा, इस NH3 का एक हाइड्रोजन और ये Cl मिलके क्या करेगा, HCl बना के निकल जाएंगे। बचा हुआ NH2 सीधा सीधा यहाँ पे अटैच हो जाएगा जो कि बनेगा पैराटोल्यूइन सल्फोनामाइड। उसके बाद क्या होगा आपका, इथाइल क्लोरोफॉर्मेट से इस पैराटोल्यूइन सल्फोनामाइड को इथाइल क्लोरोफॉर्मेट से रिएक्ट करेंगे। फिर से ये जो इसका दो हाइड्रोजन से यहाँ पे, इसके एक हाइड्रोजन से फिर से ये HCl रिएक्ट करेगा, HCl बन के फिर से निकल जाएगा। बचा हुआ NH, उसके बाद क्या है बचा हुआ आपका, बचा हुआ जो भी आपका NH है ना, ये CO, C2H5 से क्या करेगा आपका, रिएक्ट कर लेगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, फर्दर जो बन जाएगा उसके बाद इसका क्या होगा, फिर से CH3 CH2 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 NH2 से रिएक्शन होगा, है ना। आपका जिसे कह सकते हो आप बेसिकली CH3 CH2 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 NH2 से रिएक्शन होगा। और क्या होगा फिर से आपका, क्या होगा आपका, ये जो O C2H5 लग गया था यहाँ पे, इस O C2H5 से आपका ये H फिर से रिएक्ट करेगा और क्या हो जाएगा, C2H5OH निकल जाएगा। और बचा हुआ जो भी ग्रुप है सीधा सीधा यहाँ पे अटैच हो जाएगा, CH2 CH3 CH2 का होल 3 NH,
है ना। उसके बाद आपका क्या होगा, CONH SO2 अटैच हो जाएगा और ये टॉल ब्यूटामाइड का स्ट्रक्चर बन जाएगा। नेक्स्ट एक और सिंथेसिस है आपकी, है ना, जिसमें क्या है, सिंपली टोलुइन पैरासल्फोनामाइड को हम क्या कर दे रहे हैं, एन ब्यूटाइल आइसोसाइनेट से रिएक्ट करा दे रहे हैं। एन ब्यूटाइल आइसोसाइनेट से रिएक्ट कराने पे क्या बन जाएगा आपका, टॉल ब्यूटामाइड सिंथेसाइज हो जाएगा सिंपली। नेक्स्ट है एसएआर ऑफ सल्फोनाइल यूरिया, सल्फोनाइल यूरिया का एसएआर, सल्फोनाइल यूरिया का क्या है एसएआर डिस्कस करना है। एसएआर में क्या है, बेसिक जनरल स्ट्रक्चर है, सल्फोनाइल यूरिया का एक बेंजीन रिंग लगा हुआ है जो कि एक्स एटम से सब्स्टिट्यूटेड हो सकता है, इधर सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है इस साइड आपको SO2 NH C डबल बॉन्ड O NH, उसके बाद आपका जो भी अल्काइल ग्रुप लगता है R। अब नेक्स्ट एसएआर में आप कह सकते हो पहला पॉइंट, जो आर ग्रुप है ये बल्कि नहीं होना चाहिए। अगर बल्कि होता है तो कंपाउंड आपका एक्टिव नहीं होगा, है ना। बल्कि होना चाहिए आर ग्रुप, अगर बल्कि नहीं होता है आपका, अगर मिथाइल या इथाइल ग्रुप लगा हुआ तो कंपाउंड जो प्रोड्यूस होगा वो एक्टिव नहीं होगा। नेक्स्ट है ये आर ग्रुप आपका, वही वही चीज जो पहला पॉइंट है उसी को सपोर्ट करने वाली पॉइंट कह रहा है कि मिथाइल या इथाइल का सब्स्टिट्यूशन होगा तो ये आपका कंपाउंड इनएक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट आर ग्रुप जो है वो एराइल नहीं होना चाहिए, है ना, एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। अगर एरोमेटिक या एराइल होता है तो आपका जो भी कंपाउंड होगा वो क्या होगा, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा। सिंपली आर ग्रुप जो है इसका कार्बन C3 से C6 कार्बन होना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका ड्रग ज्यादा लिपोफिलिक होगा, अपने रिसेप्टार से जो भी सल्फोनाइल यूरिया के रिसेप्टार्स हैं उससे बाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना। तो 3 से, दैट इज आपका प्रोपाइल से हेक्साइल तक होना चाहिए, है ना, उससे क्या होगा, लिपोफिलिसिटी बढ़ेगी। तो वही चीजें आपका एक्सप्लेनेशन में बोला गया, देयर मस्ट बी रीजनेबल बल्क ऑन यूरिया नाइट्रोजन कंपाउंड विद मिथाइल और इथाइल ग्रुप ऑन आर पोजिशन आर नॉट एक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट बोला गया, सम substituents when placed at para position in benzene ring tend to potentiate the activity। ये पॉइंट हमने डिस्कस नहीं किया था कि इस बेंजीन रिंग के पैरा पोजिशन पे अगर कोई सब्सटेंट लगाते हैं, जैसे कि हेलो हेलोजन एटम या अमाइनो एटम या एसिटाइल या मिथाइल थायो या ट्राइक्लोरोमिथाइल, है ना, ये सारे ग्रुप्स लगाते हैं तो इससे क्या होगा, एक्टिविटी पोटेंशिएट हो जाएगी, है ना, डेट इज एक्टिविटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट कह रहे साइज ऑफ टर्मिनल नाइट्रोजन अलोंग विद इट्स एलिफेटिक सब्सटेंट आर, जो टर्मिनल नाइट्रोजन है और उससे जो आर ग्रुप लगा हुआ उसकी साइज की बात हो रही है, उसका साइज क्या होना चाहिए, ये डिटरमाइंस द लिपोफिलिक प्रॉपर्टी, वो उसका साइज क्या करता है, लिपोफिलिक प्रॉपर्टी, आपका ड्रग लिपोफिलिक है कि नहीं है, रिसेप्टार से बाइंड करेगा नहीं करेगा, करेगा तो कितना करेगा, कैसे करेगा, ये चीजें कौन डिटरमाइन करता है, ये जो एन के बाद आर लगा हुआ है अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट वो डिटरमाइन करता है, जैसे हमने अभी बताया था। ऑप्टिमम एक्टिविटी रिजल्ट्स व्हेन आर कंसिस्ट ऑफ 3 to 6 एटम ऑफ कार्बन, प्रोपाइल से लेके हेक्साइल तक अगर आर सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या होगा, एक्टिविटी सबसे ऑप्टिमम होगी, उससे कम होगा तो इनएक्टिव होगा, उससे अधिक होगा तो हो सकता है एक्टिविटी उतनी अच्छी ना हो। नेक्स्ट एराइल ग्रुप एट आर जनरली गिव्स टॉक्सिक कंपाउंड, आर की जगह पे क्या हो, एराइल ग्रुप नहीं होना चाहिए, अगर एराइल ग्रुप होता है तो क्या होगा, टॉक्सिक कंपाउंड होगा, प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट नेचर ऑफ पैरा सब्स्टिट्यूएंट इन बेंजीन एक्स अपीयर्स टू गवर्न द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, जो एक्स लगा हुआ है ग्रुप उस बेंजीन रिंग में, है ना, पैरा पोजिशन पे, वो क्या करता है, आपकी जो मॉलिक्यूल है उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट आपका है बाइगुआनाइड, बाइगुआनाइड में क्या है, मेटफॉर्मिन से, ये आपका मेटफॉर्मिन का स्ट्रक्चर जैसे हमने बताया था, 2 कार्बन से जो कि अटैच है NH से और दोनों कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड NH अटैच्ड है ना, जो टर्मिनल पोजीशन पे कार्बन है उससे क्या होगा, एक NH2 भी अटैच होगा वैलेंस को सेटिस्फाई करने के लिए, दूसरे साइड पे जो कार्बन है उससे क्या है, एक नाइट्रोजन अटैच है। अब नाइट्रोजन में क्या है, फेनफॉर्मिन था अगर तो वहां पे क्या था आपका, फेनफॉर्मिन में CH2 और बेंजीन रिंग था, और मेटफॉर्मिन में क्या था आपका, CH3 और CH3। मोड ऑफ एक्शन की बात करेंगे मेटफॉर्मिन के तो क्या करता है, ये एक्ट करता है बाय इनहिबिटिंग हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन, दैट इज लीवर में ग्लूकोज का प्रोडक्शन ये नहीं होने देता है, ग्लूकोज प्रोड्यूस नहीं होगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट क्या है, इट ऑल्सो एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, जनरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम, है ना,
अदर देन कार्बोहाइड्रेट, किसी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स के अलावा बेसिकली किसी और मॉलिक्यूल से जो ग्लूकोज का जनरेशन होता है उसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होने देता है। सिमिलरली ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन इनहिबिट कर देता है, ग्लूकोज को ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होने देता, अमाइनो एसिड्स को एब्जॉर्ब नहीं होता, विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं होता, और साथ ही साथ ग्लूकोज जो बना हुआ है या जो ऑलरेडी बॉडी में है उसकी यूटिलाइजेशन को भी बढ़ा देता है मेटफॉर्मिन। इसके यूजेज में क्या लिखेंगे, इट इज अ फर्स्ट चॉइस बाइगुआनाइड एंटी डायबिटिक एजेंट्स विच आर गिवन ओरली इन ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस फॉर ओवरवेट पेशेंट, है ना, कि कोई टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है, ओबीज पेशेंट है, ओवरवेट पेशेंट है, जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस से सफर कर रहा है, तो उनको दिया जाता है ये ड्रग, रिकमेंड किया जाता है ना। फर्स्ट चॉइस बाइगुआनाइड है ये, ठीक है। और फर्दर ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के ट्रीटमेंट में भी यूज होता है। नेक्स्ट है आपका थायोजोलिडिन डायोन्स, जैसे हमने बताया था, इसका नाम भी इस थायोएजोलिडिन रिंग की प्रेजेंस की वजह से पड़ा हुआ है ना। इसमें क्या है, एक थायो ग्रुप है, एक एजो ग्रुप है, और जो कि कनेक्टेड विद दो कार्बोनिल, तो इसका नाम इसलिए पड़ा है थायोएजोलिडिन डायोन्स, है ना। इसमें क्या, उसके बाद CH2 लगा हुआ है, फिर एक बेंजीन रिंग OCH2, फिर CH2, और एक pyridine रिंग है, फिर CH2 और CH3। यूजेज में अगर बात करेंगे पाइरोग्लिटाजोन का, तो मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट है आपका, क्या है, थायोलिडिन डायोन्स का मोड ऑफ एक्शन। तो थायोलिडिन डायोन्स क्या करते हैं, बेसिकली बाइंड करते हैं और स्टिमुलेट करते हैं PPAR गामा रिसेप्टार्स को, पर ऑक्सीसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टार, है ना। इसको क्या करते हैं ये लोग, ये क्या करता है, बेसिकली बाइंड करता है और स्टिमुलेट करता है। जब ये बाइंड होता है और स्टिमुलेट होता है तो इसके रेस्पॉन्सेस तीन प्रकार के होते हैं। पहला तो ये क्या करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को घटा देता है, बॉडी जो कि इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंट हो जाती है ना, तो उस रेजिस्टेंस को घटा देता है, जिससे कि क्या होता है, बॉडी में इंसुलिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। इंसुलिन का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो इंसुलिन का काम ही है मेटाबॉलिज्म ऑफ ब्लड ग्लूकोज, तो इससे क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज घट जाता है। नेक्स्ट ये क्या करता है, GLUT1, GLUT1 और GLUT2 रिसेप्टार्स, जो कि ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, ग्लूकोज के अपटेक के लिए, है ना, ग्लूकोज के अपटेक फ्रॉम द ब्लड टू द मेटाबोलाइजिंग टिश्यूज, है ना, ग्लूकोज की यूटिलाइजेशंस के लिए, है ना, और टू रिक्वायर्ड टिश्यूज, जहां भी ग्लूकोज की आवश्यकता है, एनर्जी की आवश्यकता है बॉडी में, वहां तक ले जाने का काम करती हैं ये रिसेप्टार्स। तो इन रिसेप्टार्स के नंबर्स को, एक्सप्रेशंस को बढ़ा देता है। ये रिसेप्टार्स बढ़ जाएंगे तो आपका ग्लूकोज क्या करता है, इससे बाइंड करता है, ये बेसिकली ग्लूकोज को सेल्स तक लेके जाएंगी, ये माध्यम का काम करती हैं। और जब ब्लड से सेल्स तक ग्लूकोज पहुंचेगा तो ब्लड से ग्लूकोज का लेवल आपसे आप कम हो जाएगा। और तीसरा है डिक्रीज हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो लीवर में जो ग्लूकोज का प्रोडक्शन हो रहा था उसको भी घटा देती है। तो तीन तरीके से काम सब करती है। सबसे पहले तो PPAR गामा, पर ऑक्सीसोम प्रोलिफरेटर एक्टिविटी रिसेप्टर गामा को बाइंड करती है, स्टिमुलेट करती है, उससे रिस्पॉन्स आएगा। तीन प्रकार के रिस्पॉन्स है ना, तीनों प्रकार के रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट है आपका मेग्लिटिनाइड एनालॉग्स, इसका स्ट्रक्चर है नेटिक्लेनाइड का। मोड ऑफ एक्शन जाएंगे तो सेम एज दैट ऑफ सल्फोनाइल यूरिया, जैसे सल्फोनाइल यूरिया अपने रिसेप्टर से बाइंड कर देती है, उसी तरह से मेग्लिटिनाइड क्या करेंगी, अपने रिसेप्टर से बाइंड करेंगी, पोटासियम चैनल को ब्लॉक करेंगी, है ना, और वोल्टेज पोटासियम चैनल को ब्लॉक करेंगी, कैल्शियम चैनल्स को ओपन करेंगे, पोटासियम का इन्फ्लक्स घटेगा, कैल्शियम का इन्फ्लक्स बढ़ेगा, और इससे क्या होगा, आपका इंसुलिन का सिक्रीशन है बीटा सेल से वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है आपका यूज, सेम सारे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का आप सिंपल सा यूज लिख सकते हो, यूज्ड एज ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इन टाइप सेकेंड डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट है आपका अल्फा डी ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। तो अल्फा डी ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स में क्या है, आपके मोड ऑफ एक्शन की बात करेंगे। आपका अल्फा डी ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर का मोड ऑफ एक्शन है, इसमें क्या है, बेसिकली छोटे ये आपके कॉम्प्लेक्स या बड़े कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड्स, है ना।
तो बेसिकली क्या है, पॉलीसेकेराइड्स और ओलिगोसेकेराइड्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, ये क्या होते हैं, अल्फा ग्लूकोसाइडेज के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाते हैं स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स में, मोनोसेकेराइड्स में, और इजिली क्या हो जाते हैं, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तभी ये एब्जॉर्ब हो पाते हैं जब ये क्या होता है, स्मॉल कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है। तो आपका ड्रग क्या करता है, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। ये एंजाइम जब इनहिबिट हो जाएगा, है ना, तो आपके लार्ज कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स स्मॉल कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। स्मॉल कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट नहीं होगा तो ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होगा। ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होगा, है ना, तो क्या होगा, आपका ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा नहीं। नेक्स्ट है आपके, जैसे वही चीज जो एक्सप्लेन किया उसी के पॉइंट से, इट इनहिबिट्स अल्फा डी ग्लूकोसाइडेज एंजाइम दैट आर रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपली ब्रेकडाउन इनटू स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स आर इसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन इन द ब्लड, ब्लड में एब्जॉर्ब होने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जिसका स्ट्रक्चर है आपका बोगलीगोज का, अभी एक्सप्लेन किया था। यूजेज क्या है, यूजेज ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इन टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस। अब ये कुछ पास्ट क्वेश्चन से जो कि एकेटिव एग्जाम में पूछा गया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन थायोजुलिडिन डायोन्स 2 नंबर में। तो आपको कुछ नहीं करना है, थायोजुलिडिन डायोन्स का अगर स्ट्रक्चर याद है तो वेल इन गुड वो ड्रॉ कर देना है आपको। यूजेज आपको पता ही है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में यूज होता है ट्रीटमेंट में, है ना। प्लस आप मोड ऑफ एक्शन जो आपने लिखा, हमने समझाया था, वो मोड ऑफ एक्शन आप लिख सकते हो, है ना, लाइक पीपीएआर गामा पर ऑक्सीसोम प्रोलिफरेटर एक्टिव, क्या पर ऑक्सीसोम प्रोलिफरेटर, पीपीआर गामा है एक्टिवेटेड रिसेप्टर पर ऑक्सीसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर गामा को ये क्या करते हैं, बेसिकली बाइंड करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, उससे रेस्पॉन्सेस आते हैं। बेसिकली 3 प्रकार के रेस्पॉन्स बताए थे। पहला तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस को बॉडी की घटा देती है, जिससे कि इंसुलिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। इंसुलिन का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो ब्लड ग्लूकोज का लेवल आपसे आप घटेगा। दूसरा है GLUT1 और GLUT2 रिसेप्टर के क्या कहते हैं, एक्सप्रेशंस को, नंबर्स को बढ़ा देती हैं। ये रिसेप्टर्स क्या करती हैं, एज अ कैरियर की तरह काम करती हैं। ये ब्लड से ग्लूकोज को सेल्स तक लेके जाती हैं ना, फॉर यूटिलाइजेशन। तो ब्लड से ग्लूकोज सेल्स तक जाएंगे तो आपसे आप क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज का लेवल घट जाएगा। और तीसरा था, ये क्या करते हैं, हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को रिड्यूस करते हैं, दैट इज लिवर में जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा था उसको भी घटा देते हैं। तो ग्लूकोज का प्रोडक्शन घटेगा तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में घट जाएगा। नेक्स्ट, स्टेट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेज ऑफ मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन का मोड ऑफ एक्शन अभी बताया था। ये क्या कहते हैं, हेपेटिक ग्लूकोज के प्रोडक्शंस को घटाते हैं, ग्लूकोज की यूटिलाइजेशंस को बढ़ा देती हैं, हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनिबिट कर देती हैं, है ना। और यूजेज क्या है, इन ट्रीटमेंट ऑफ, या फर्स्ट चॉइस बाइगुआनाइड है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस इन ओबीज पेशेंट या ओवरवेट पेशेंट। नेक्स्ट था आपका डिस्कस अबाउट मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ इंसुलिन, ये भी आपके ग्रुप में मैंने शेयर किया हुआ है, इसका सॉल्यूशन भी। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो 7 नंबर के, उसमें पूछा गया क्लासिफाई सल्फोनाइल यूरिया एंड बाइगुआनाइड डेरिवेटिव। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का डेफिनेशन देना है ना। वो ड्रग्स, वो एजेंट्स दैट आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस एंड आर गिवन ओरली आर कॉल्ड एज ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, है ना। आपको ये लाइन डिफाइन करनी है। उसके बाद सिंपली आपको सीधा सीधा सल्फोनाइल यूरिया और बाइगुआनाइड पूछा है तो सिर्फ सल्फोनाइल यूरिया और बाइगुआनाइड। सल्फोनाइल यूरिया का जनरल स्ट्रक्चर जो कि इसमें क्या है, बेंजीन रिंग है, उसके पैरा पोजीशन में एक्स है, उसके जस्ट अपोजिट पैरा पोजीशन में क्या है, SO2 है, NH है, C डबल बॉन्ड है, NH है, उसके बाद R है अल्काइल, है ना। उसमें जिसमें उसके बाद टॉल ब्यूटामाइड का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो टॉल ब्यूटामाइड में क्या है, X में CH3 है ना। और R में क्या है, बेसिकली CH2 का होल 3 CH3 है। क्लोरप्रोपामाइड में देखोगे तो एक्स में क्या है, एक्स में क्या है, Cl है। और R में क्या है आपका, CH2 का होल 2 CH3 है ना। ये चीज है आपका फर्स्ट जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन में ग्लिमिपिराइड और ग्लाइबिन क्लेमाइड का स्ट्रक्चर आप देखोगे वो चीज। उसके बाद आपका बाइगुआनाइड है। बाइगुआनाइड का भी जनरल स्ट्रक्चर देखोगे आप, C है, कार्बन और कार्बन, दोनों कार्बन कनेक्टेड है थ्रू NH2, और दोनों कार्बन फिर दोनों कार्बन में क्या, डबल बॉन्ड NH लगा हुआ है। और टर्मिनल पोजीशन पे जो एक कार्बन है वहां पे क्या है, एक NH2 और लगा हुआ है। दूसरे साइड पे क्या है, कार्बन है। दूसरे साइड पे जो कार्बन है उसमें क्या है, N लगा हुआ है और N में R और R डैश है।
अब फेनफॉर्मिन है तो CH2 बेंजीन रिंग है ना। और R डैश में क्या है, H है, और मेटफॉर्मिन सॉरी CH3 है, और मेटफॉर्मिन है अगर तो CH3 और CH3 है, और R डैश में। के बाद SAR ऑफ टॉल ब्यूटामाइड कह रहा है, तो SAR ऑफ टॉल ब्यूटामाइड में आपको सल्फोनाइल यूरिया को जो SAR बताया गया है वो आपको ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है क्लासिफाई एंटी डायबिटिक एजेंट, डिस्कस SAR ऑफ सल्फोनाइल यूरिया एंड गिव सिंथेसिस ऑफ टॉल ब्यूटामाइड। अब सेम चीज फिर से, क्लासिफाई एंटी डायबिटिक एजेंट्स, तो एंटी डायबिटिक एजेंट्स पूछा गया है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एंटी डायबिटिक एजेंट्स को सबसे पहले दो कैटेगरीज में बांटना है आपको, है ना। एक पहला है इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशन, और दूसरा है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। ओपन क्वेश्चन है तो इंसुलिन प्रिपरेशंस के बारे में जो आपको पता है आप वो लिख सकते हो। उसके बाद आप ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के बारे में लिखोगे, है ना। और उसमें भी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स में फिर से वही चीज है, सल्फोनिल यूरिया फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन। आपको ट्राई करना है कि एटलीस्ट जो भी सब कैटेगरी लिखोगे फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन सब में एटलीस्ट एक एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाए, है ना। उतना मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपको कोशिश करनी है कि सब में एटलीस्ट एक एक स्ट्रक्चर, सभी सब कैटेगरी में। फर्स्ट जनरेशन है तो फर्स्ट जनरेशन का एटलीस्ट एक स्ट्रक्चर, सेकेंड जनरेशन का एक स्ट्रक्चर, बाइगुआनाइड का एक स्ट्रक्चर, थायोजोलिडिन डायोन्स का एक स्ट्रक्चर, है ना। उसके बाद आपका क्या है, अल्फा डी ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर उसका एक स्ट्रक्चर, मैग्लीटिनाइड एनालॉग्स का एक स्ट्रक्चर, DPP4 इनहिबिटर का एक स्ट्रक्चर। आपको बहुत ज्यादा नहीं याद है तो एटलीस्ट एक एक स्ट्रक्चर आपको करना है। नेक्स्ट है डिस्कस SAR ऑफ सल्फोनिल यूरिया, है ना। सल्फोनिल यूरिया का SAR बेसिक जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, है ना, उसी को देख के आप एक एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो, याद करने की या रटने की भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट सिंथेसिस ऑफ टॉल ब्यूटामाइड, आसान से सिंथेसिस थी, है ना, ड्रॉ करवाई गई थी आपको, वही चीज आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका डिस्कस इन डिटेल अबाउट इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशन, इंसुलिन और उसके प्रिपरेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करना है, डिस्क्राइब करना मोड ऑफ एक्शन, यूजेज और सिंथेसिस ऑफ टॉलब्यूटामाइड। तो मोड ऑफ एक्शन, सल्फोनिल यूरिया का मोड ऑफ एक्शन जो आसान सा था वो है। यूजेज क्या है, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स विद टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस, सिंथेसिस डिस्कस की गई, वही आपको ड्रॉ करना है। डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा जो पूछा गया बस वही लिखना है। नेक्स्ट है आपका राइट सिंथेसिस SAR मोड ऑफ एक्शन ऑफ टॉलब्यूटामाइड, फिर से रिपीटेटिव क्वेश्चन। कितना रिपीटेटिव क्वेश्चन है, हर बार सेम चीज पूछी जा रही है। क्लासिफिकेशन ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट हर बार पूछा जा रहा है। सिंथेसिस ऑफ टॉलब्यूटामाइड हर बार पूछा जा रहा है। SAR ऑफ टॉलब्यूटामाइड या सल्फोनाइल यूरिया, टॉलब्यूटामाइड कहा जाए या सल्फोनाइल यूरिया SAR कहा जाए, सेम है। और हर बार पूछा जा रहा है मोड ऑफ एक्शन ऑफ टॉलब्यूटामाइड। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, है ना। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछा गया फिर से व्हाट आर एंटी डायबिटिक एजेंट्स, क्लासिफाई करना है। एंटी डायबिटिक एजेंट्स होते क्या है, वो एजेंट्स या दवाएं जो डायबिटीज के ट्रीटमेंट में यूज होती है ना। अब वो आइदर इंसुलिन प्रिपरेशन हो या फिर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स हो। नेक्स्ट है आपका क्लासिफाई ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट पूछा गया है, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट SAR एंड मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनाइल यूरिया अलोंग विद सिंथेसिस ऑफ टॉलब्यूटामाइड। अब ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट को क्लासिफिकेशन पूछा गया, फिर से जैसे मैंने कहा कैटेगरीज सब कैटेगरीज, हर सब कैटेगरीज में एटलीस्ट एक स्ट्रक्चर, है ना। अगर दो याद है, जैसे आपका फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिल यूरिया में एक के साथ दो आसानी से याद हो जाता है ना। सेकेंड जनरेशन में आपको हो सकता है याद करने में दो मुश्किल हो तो आप एक याद कर लीजिए। बाइगुआनाइड में एक के साथ दो आसानी से याद हो जाएगा। थायोजोलिडिन डायोन्स में अगर दोनों याद हो जाता है तो दोनों याद करना है ना। मैग्लीटिनाइड एनालॉग्स में एक याद कर लीजिए, आपका DPP4 इनहिबिटर्स में एक याद कर लीजिए आपको। उसके बाद अल्फा डिग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर में वोगलीवोज का स्ट्रक्चर आसान सा था वो याद हो सकता है ना। डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट SAR सल्फोनाइल यूरिया का आपको टॉलब्यूटामाइड का पूछा गया है, सल्फोनाइल यूरिया का SAR छोटा सा था, जनरल स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है, उसी स्ट्रक्चर को पकड़ के आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनाइल यूरिया अलोंग विद सिंथेसिस ऑफ टॉलब्यूटामाइड।